मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। नमस्कार। इस समय रात के 8:09 पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारत में अभी के जो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े पूरे नहीं हैं क्योंकि रात को 12 बजे असली आंकड़े, अंतिम आंकड़े जो है रात 12 बजे के बाद आएंगे, लेकिन अभी इस समय 8:09 पे, जबकि हमारे पास केवल शाम के 7:27 तक के कोविड आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में कोविड के नए पेशेंट्स की संख्या 1,04,43 हो गई है, और इसमें अभी महाराष्ट्र के आंकड़े शामिल नहीं हैं, तमिलनाडु के आंकड़े शामिल नहीं हैं, दिल्ली के आंकड़े शामिल नहीं हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, पंजाब, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के आंकड़े भी शामिल नहीं हैं। ऐसे राज्य जहां पर 20 या 25 मामले आते थे, उदाहरण देता हूं आपको, अरुणाचल प्रदेश में कोविड के अब तक के कुल मामलों की संख्या 16,000 पार कर गई है, मणिपुर में 29,000 पार कर गई है, त्रिपुरा में 33,000 पार कर गई है। ये आंकड़ा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां कोविड की पिछली वेव, पिछली लहर के दौरान दरअसल 20 या 25 मामले या कुल 300 या 400 मामले 6 महीने के दौरान सामने आए थे। अब यहाँ पर मामले 20-25 हज़ार के ऊपर पहुँच चुके हैं। लेकिन एक नज़र थोड़ी सी डाल लेते हैं सरसरी तौर पर कि क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 37,70,707 मामले हो चुके हैं। केरल ड्रेस्टिकली ऊपर पहुंचा है, 18,257 मामले आज के दिन में आ चुके हैं। कल रात 12 बजे से अब तक 12,39,425 मामले हैं, जबकि केरल की आबादी बहुत कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राइज, आज के दिन के 7 बजे तक के मामले जो है वो 30,566 नए मामले हैं। और ये तब है जब हम कल बात कर चुके हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में, आपने हमारी स्टोरी पढ़ी होगी मीडिया विजन की वेबसाइट पे, मामले छुपाए जा रहे हैं, मौतों की संख्या छुपाई जा रही है, टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। स्वागत है आपका मीडिया विजन सवाल में, और आज सवाल में हमारा विषय है अ नेशन विदाउट पीएम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल आसनसोल में अपनी रैली में क्या कहा उस वक्त जब कोविड से लाखों नए मामले सामने ही नहीं आ रहे थे। अस्पताल के बाहर एक बिस्तर की गुजारिश लिए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए लोग तड़प के मर रहे थे। तब हमारे प्रधानमंत्री आसनसोल में जो कह रहे थे उसको सुन लीजिए। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। प्रधानमंत्री जिस समय कोविड अपने चरम पर है, और ऐसा कहर हमने पिछले तमाम दशकों में नहीं देखा है, जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ही नहीं बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 का वायरस अब एयरबोर्न है, एरोसॉल है, यानी कि हवा से फैल रहा है। प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी भीड़ तो पहले कभी नहीं देखी। वो आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, खुश हैं कि लाखों लोग उनकी रैली में आ गए हैं।
इसके कुछ ही देर पहले वो निकले थे हवाई जहाज़ में बैठने के लिए इस रैली के लिए, और उन्होंने कहा था कि कुंभ को सांकेतिक तौर पे मनाना चाहिए। मैं सबसे पहले प्रशांत जी के पास जाना चाहता हूँ। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री इस देश में है कि नहीं है? इज इट अ नेशन विदाउट पीएम? देखिए, तो कोरोना जैसी महामारी आ गई, जो कि आप कर रहे थे, लेकिन ये मतलब शताब्दियों में ऐसी बीमारियां और ऐसी महामारी और ऐसी प्रलय आती है, और हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है 1916 और 18 के बीच में इस तरीके की प्रलय आई थी। तो ये कोई दशकों में नहीं, ये तो शताब्दियों में एक बार इस तरीके का आता है जलजला जिसको कहें, जो कि मानवता का, समाज का, सरकारों का, सबकी परीक्षा होती है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि आज हमको कोविड का मामला दिख रहा है और तब हमको प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं। आप मुझे एक भी मिसाल दे दीजिए ना, कब प्रधानमंत्री के तौर पे नजर आए हैं। चाइना का मामला उठा लीजिए, आप इकोनॉमी का मामला उठा लीजिए, आप दूसरे जितने भी आपदाएं आई उसका मामला उठा लीजिए, तो कहाँ प्रधानमंत्री नजर आए हैं? कभी भी नहीं। हमेशा आप पॉलिटिक्स किया है, हमेशा। और इनको एक गुमान है कि ये कोई भी चीज होगी और हम कुछ वो हिंदू मुसलमान कर देंगे, कुछ व्हाट्सएप और आईटी सेल कुछ कर देगा, मीडिया इनके साथ है, वो चीज़ें 2-4 महीने में लोग भूल जाएंगे और फिर वो वोट उनको दे देंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी क्राइसिस में है, सरकार और पॉलिटिकल पार्टी दोनों, कि वो सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन बन गई है सरकार और पार्टी। और ये केवल नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो रहा है, ये परिपाटी मुख्यमंत्रियों ने भी अपना ली है कि सिर्फ प्रचार, यानी अगर मेडिकल की सुविधाएं भी हो रही हैं, वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी, उसमें भी प्रधानमंत्री की फोटो है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें मुख्यमंत्रियों की फोटो है। तो ये एक अभूतपूर्व संकट है, और ये हमारे समाज का ही पैदा किया हुआ है। आगे चर्चा होगी तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो 7 साल से नजर नहीं आए। शब्द नहीं है मयंक। मतलब मेरी तो 46 साल की उम्र हुई, इसमें पिछले 26 सालों से कह सकता हूँ या 30 सालों से सक्रिय हूँ समाज में। ऐसा संकट न देखा था न सुना था, और ऐसे संकट के समय इतना खराब प्रशासन। बल्कि जो आज की हेडिंग है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस से ये लिया गया है, प्रेरित होकर लिया गया है, अ नेशन विदाउट प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर कोई एक आदमी, कोई एक नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। और देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो 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 सिस्टम। मैं पूरी ताकत के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब हम लोग की क्या औकात है, हम लोग का इतना ही है ना कि कहीं से कोई केस मिला तो किसी से बात कर ली, उन्होंने किसी से और से बात कर ली, कहीं बेड का जुगाड़ हो गया, कहीं रेमडेसिविर का। लेकिन सोच के देखो कि जिस समय इतनी बड़ी महामारी आई है, एक दवा अगर ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर से कोई फायदा हो रहा है, वो जो वायरस लोड है उसको कम कर रही है, तो ये तो गली गली में उपलब्ध होनी चाहिए। आज कंडीशन ये है कि ब्लैक में दवा मिल रही है। आज कंडीशन ये है कि एक आदमी सुबह निकलता है, 8 बजे निकलता है हॉस्पिटल ढूंढने के लिए, और सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हॉस्पिटल का चक्कर लगाता है और गाड़ी में ही मरीज मर जाता है। आज कंडीशन ये है कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, 5-5 दिन बाद टेस्ट के रिजल्ट मिल रहे हैं। जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल सकता। यानी आपको पक्का पता है कि आपको कोविड है, आपकी सांस खत्म हो रही है, आपका एसपीओ लेवल डाउन हो रहा है, लेकिन आपको कोई हॉस्पिटल की बेड इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव। बिल्कुल प्रशांत ने जहां से कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि प्रचार
मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि सबको ये लगता है कि ठीक है 2, 4, 10 लाख 20 लाख, इस बार कहा जा रहा है कि शायद 50 से 60, 70, 80 लाख लोग मर सकते हैं। अगर 1-8% लोग मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी चीजें जो है मैनेज कर लीजिए। केवल मैनेजमेंट हो रहा है और ज्यादातर स्टेट्स में केवल मैनेजमेंट का मामला है, कहीं कोई सरकार नहीं है। ये अभूतपूर्व स्थिति है जो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे। बंगाल की त्रासदी, बंगाल में पंकज भाई बैठे हैं और डिटेल में बात कर सकते हैं। बंगाल में जो दुर्भिक्ष हुआ था, अकाल पड़ा था, वो बंगाल में था, दिल्ली में नहीं था, पंजाब में नहीं था, यूपी में नहीं था। छोटे छोटे इलाकों में कहीं बाढ़ आती थी, कहीं कहीं दुर्भिक्ष पड़ता था, कहीं इस तरह की चीजें पड़ती थी। ये एक पैन इंडियन फिनोमिना है। ये जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक, तुम ही अभी डेटा बता रहे थे, गुजरात का डेटा तुम्हें नहीं मिला था। गुजरात में आज मेरे ख्याल से 20,000 क्रॉस किया है, 30,000 जी क्रॉस जी, किया है। 12 बजे रात को, और 12 बजे कितने आपको सही फाइनल डेटा आ डेटा रहे जब आएगा हैं, तो वो कहीं और ज्यादा हो जाएगा दरअसल। हाँ जी, मतलब जब हाँ फाइनल आएगा, जी, अभी जो 20,000 डेटा क्रॉस ट्विटर पर कर मैं चुका देख रहा था, है। 30,000 जी के आसपास का डेटा क्रॉस कर चुका। तो गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, कश्मीर से लेके केरल तक, पूरा मुल्क जो है एक महामारी का शिकार है। और मतलब मैं एक छोटी सी बात बता के बात खत्म करूं। कल एक मित्र से बात हो रही थी, 20 लाख रुपए में ऑक्सीजन का वो लग जाता है, ऑक्सीजन का संयंत्र लग जाता है। ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। शहडोल में आज 6 लोग मर गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई हॉस्पिटल के अंदर। तो लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, कोविड से कोई नहीं मर रहा, कोविड से बहुत थोड़े से लोग मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं अव्यवस्था से। ये जेनोसाइड है, लेट मी यूज दिस हार्श टर्म, दिस इज अ जेनोसाइड, दिस इज अ ब्लडी जेनोसाइड। मुझे रोना आ रहा है सुन सुन के, मैं पागल हो गया हूँ। सुबह 4 बजे से लेके और रात के 1 बजे तक लगातार मरने की बातें। 15 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, 80 साल के बूढ़े मर रहे हैं यार। गर्भवती औरतें मर रही है, हॉस्पिटल नहीं मिल रही, दवा नहीं मिल रही। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछो, सब पागल हो गए, सब डिप्रेस हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी जी जी जी, हम समझ I'm सकते sorry. हैं। कल रात मेरी कौशिक राज एक नौजवान है, उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे रात को 2 बजे के आसपास। और आप ट्विटर पे जाके कौशिक का ट्विटर हैंडल खंगालेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 3-4 दिन में बैक टू बैक उसमें ट्वीट्स हैं जिसमें कौशिक जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, कहीं प्लाज्मा के लिए, कहीं ऑक्सीजन के लिए। और अस्पतालों के बाहर पड़े हुए लोगों की तस्वीरें कौशिक ने साझा की हैं ट्विटर पे, जिनको दिल्ली के अस्पतालों में अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा है। कल लखनऊ में एक वरिष्ठ पत्रकार का देहांत अस्पताल के बाहर ट्वीट करते हुए हो गया, जहां वो गिड़गिड़ाते रहे कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है ट्वीट्स में अपनी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मीडिया सलाहकार है, पूर्व पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने उस ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया कि अपनी डिटेल्स भेजे, काम हो जाएगा। लेकिन वो पत्रकार अस्पताल के बाहर पड़ा ट्वीट करता हुआ, मुझे उनके आखिरी ट्वीट का वो शब्द नहीं भूल रहा है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 31 है, मेरी मदद कीजिए, मुझे अस्पताल में बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अस्पताल के बाहर मर गए। 10 मिनट बाद मैं पंकज जी के पास चलूंगा। पंकज जी, अशोक भाई जो बात कही, हम सभी लोग भावुक हो गए हैं, अभी बहुत ख़राब स्थितियाँ हैं। राहुल गांधी ने जो है वो एक ट्वीट करके ये औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने अपनी सारी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। पहला सवाल कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि क्या सारी राजनीतिक रैलियां जो है अब रद्द हो जानी चाहिए? देखिए अशोक भाई की जो स्थिति है उसके बाद बड़ा मुश्किल है जो सोच। राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत एक संवेदनशील बात है और मैं ये बात कह दूं कि तथ्य के रूप में हमें ये देखना चाहिए, वाम मोर्चा पहले भी रैलियों को रद्द करने का ऐलान कर चुका है और ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि इस दौर का सबसे न्यूनतम काम है। सबसे न्यूनतम काम ये है कि अगर ये बात प्रूव्ड है कि लोग इकट्ठा ना हो, कोविड से बचने का, उसके संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है कि लोग इकट्ठा ना हो, तो हर वो काम जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं वो ना होने दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की, सबकी। इस समय जो हालत है, मतलब भारत में करीब 18 लाख के आसपास लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और कम से कम मेरा ख्याल है कि 1.25 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं अब तक। और जिस तरीके से ये जो सेकेंड वेव है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, पहली वेव नहीं है।
इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कहना है नेशन विदाउट पीएम, कि जितनी संवेदनशीलता से आज अशोक कुमार पांडे लगे हुए हैं अपने ट्विटर पर लोगों को मदद पहुंचाने में, ये तमाम ऐसे दोस्त तमाम शहरों में, इस देश का प्रधानमंत्री जो संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से इस देश का वाकई एक वास्तविक नेता होता है, वो कहां है? ये इतिहास ये सवाल पूछेगा और इतिहास के सामने इनको शर्मिंदा हो या ना हो, इनकी आने वाली संततियां जरूर शर्मिंदा होंगी कि जब इस देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी, जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक नेतृत्व की जरूरत थी जो शायद सिर्फ भारत दे सकता था, तो उसका प्रधानमंत्री बंगाल में लाखों की रैलियां कर रहा था और वहां एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जितनी नीच से नीच हरकतें हैं वो कर रहा है। इतिहास इस बात को याद रखेगा, लिखेगा। ये कैसा देश है? ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का मतलब है कि अपने देश को एक किसी भी तूफान से निकाल के आगे बढ़िए। आज मानवता के सामने संकट है। प्रशांत ने ठीक कहा, मुझे भी याद है पिछली बार जब आया था यहाँ पे फ्लू 1918 में, तो भारत में 2 करोड़ लोग मरे थे, दुनिया में 5 करोड़ लोग मरे थे। अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी, उनको क्या परवाह थी? उन्होंने कहा मरने दो, और लोग मरते रहे। तब दवाएं भी नहीं थी, तब इतनी जानकारियां भी नहीं थी। लेकिन आज हम साल भर बाद हैरानी होगी ऑक्सीजन संयंत्र लग सके, इसकी अनुमति अब दी गई है। ये बिल्कुल ठीक बात कही है कि कोई कोरोना से नहीं मर रहा, जो बहुत ही पहले से बीमार है, डायबिटीज है और बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसकी वजह से अगर कोरोना भी हो जाए तो जान जा रही, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। आखिर ये कैसा आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे कि इस देश के अस्पतालों के पास, ज्यादातर अस्पतालों के पास या शायद ही कहीं कोई ऑक्सीजन अपना प्लांट हो, जबकि बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब ठीक ठाक प्लांट, अगर बहुत अच्छे प्लांट में कहूं तो 3-3.5 करोड़ रुपए में लगते हैं। आप हजारों करोड़ के संसद के भवन बना सकते हैं, आप हजारों करोड़ लगा के आप स्टैचू लगा सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं, लेकिन साल भर बाद भी आप ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगा पाए, इसकी कोई माफी नहीं है। पिछली बार जब कोविड शुरू हुआ मार्च में, कैसी लापरवाहियां हुई हमने देखा। इस देश का प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करा रहा था, बाहर से धड़ाधड़ हवाई जहाज आ रहे थे। राहुल गांधी ने तो खैर उस समय भी चेताया था, लेकिन मुझे याद है वो तारीख जहां तक 13 मार्च थी, जब संसद में खड़े होकर इस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये राहुल गांधी तो फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, गांधी परिवार गुमराह कर रहा है देश को, कुछ है ही नहीं। और उसके 10 दिन बाद जैसे पंकज भाई, उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है वो बाटी चोखा खा रहे थे। बाटी चोखा खा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे अगर इतना बड़ा आपदा, इतनी बड़ी आपदा है कि मानवता संकट में है, तो हम प्रलय जैसा शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत ने। तो प्रलय में क्या होता है? हजरत नूह अपनी नाव लेकर अपने लोगों को लेकर निकलते हैं, मनु महाराज अपने नाव पे लोगों को बैठा के सारी प्रजातियों को निकलते हैं। अगर इनके पौराणिक हम मिथक को इस्तेमाल करते हुए अपना तर्क रखें, ये शख्स कहाँ है? इस देश का प्रधानमंत्री जो है, उससे बेहतर लोग कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है इनका। मेरा कहना है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जिसने इस देश की धरती पर जन्म लिया है, वो इस व्यक्ति से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा। वो किसी को इस तरह से, अगर मनुष्य है तो इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता। हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि नीरो बांसुरी बजाता था, तरह तरह की बातें होती थी। हालांकि नीरो को लेकर हिस्टोरिक फैक्ट कुछ और है, मैं लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हो सकता है उस नीरो ने कोई बहुत दर्द की धुन बजाई हो, कोई जरूरी नहीं कि कम से कम उत्सव उसने नहीं मनाया था। यहां उत्सव मनाया जा रहा है, टीका उत्सव। ये शब्द कैसे आ सकता है? आप उत्सव की बात करते हैं, यानी चारों तरफ मौत हाहाकार कर रही है और आप उत्सव की बात करते हैं। आप कुंभ आप होने देते हैं इसलिए कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं वो नाहत हो। और कितने संत महात्मा मर गए, कितने श्रद्धालु मर गए। और आपको एक चीज और बता दूं, उसके बाद खत्म करूंगा, मैं शायद कुछ लंबा बोल गया, कि यहां से हजारों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में हैं, प्रचार में जुटे हैं। और उन पर यह जिम्मेदारी है कि मोदी जी की किसी रैली में, किसी रोड शो में अमित शाह के भीड़ का नहीं होनी चाहिए।
लाखों लोग गए हैं इस समय। जब वो लौट कर आएंगे तो कोरोना किस तरह कहर बरपाएगा, अगर आपको उसको थोड़ी सी भी चावल से समझना हो तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश में अचानक कोरोना के केसेस बढ़े, उनके रिश्ते को समझिए। 30,000 से ज्यादा हो गया। तो कुल मिला के ये देश इस समय भंवर में है और इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो दरअसल सिर्फ एक पीआर कंपनी है जो इस देश के शीर्ष पर बैठी हुई है। उसको कोई लेना देना नहीं है इस देश से। उसे सिर्फ इस देश को अपनी जागीर बनाना है। क्या करना है पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह जरूर है कि इन लोगों ने इस देश का नाश कर दिया है। इस समय देश में प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है, जैसा अशोक जी का। जी 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 अशोक भाई। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ अगले सवाल के पहले, हमें क्या जरूरत थी? हमें जरूरत सिंपल सी थी कि सभी राज्यों और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई जाती जिसमें एक्सपर्ट्स होते, महामारी के एक्सपर्ट्स होते, जिसमें इस समय जो कुछ चल रहा है उससे निपटने के लिए जिस तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जिस तरह के पॉलिटिकल विल वाले लोगों की जरूरत है, वो होते, वो कोऑर्डिनेट करते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है और हरियाणा में ऑक्सीजन अधिक है, यहाँ से वहां चला जाता। ये पूरे देश में हो सकता था दवाइयों को लेकर, मतलब एक टास्क फोर्स होती जो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करती। और एक हमारे पास ऐसी चीज की जरूरत थी जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हम ट्रेंड हैं, कॉल सेंटर की। सारा वेस्ट, प्रशांत मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि पूरा वेस्ट जो है वो इंडियन कॉल सेंटर्स के भरोसे चल रहा है। एक हमारे पास स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे कॉल सेंटर होता जहां फोन करके आप ये पता कर लेते कि रेमडेसिविर कहाँ पे उपलब्ध है, किस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है, वेंटिलेटर चाहिए तो कहां जाना है, ऑक्सीजन चाहिए तो कहां जाना है। एक विस्तृत कॉल सेंटर जिसमें 400-500 लोग लगे होते, वो इस पूरे काम को संभाल लेता। तो ये जो अफरा तफरी होती ना, वो बच जाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफरा तफरी की ये है कि अचानक आप बीमार पड़ते हैं, आपको पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ है, जिन जगहों पे मिलता था वहां खत्म है, आपको पता ही नहीं है कि रेमडेसिविर कहाँ मिल रही है। पागलों की तरह आप यहाँ से वहां से यहाँ भटकते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि एक बार एसपीओ लेवल जब गिरना, ऑक्सीजन लेवल जब गिरना शुरू कर देता है तो 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा का वक्त आपको नहीं देती है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, इसकी जगह पे हम क्या देख रहे हैं? अभी कल महाराष्ट्र में हमने देखा कि आरोप लगाया फडणवीस साहब के ऊपर कि वो दवा जो है वो स्मगल कर रहे थे। आगे क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, वो तो भगवान जाने। उसके पहले हमने देखा कि गुजरात में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास रेमडेसिविर पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कैसे पहुंची है हमें नहीं पता। हम देख रहे हैं ब्लैक में मिल रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो असल में, जैसा पंकज भाई कह रहे थे कि सारी प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई अगर एक हॉस्पिटल बना दे रही है सरकार तो उसका फोटो 1 महीने तक चल रहा है कि वाह शानदार शानदार। कोई अब कल की कंडीशन ये है कि इंदौर से गैस जानी थी ऑक्सीजन, और 1 घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को उसके साथ फोटो खिंचवानी थी, उसके बाद वो गैस आगे जाती। अब इस मेडिकल इमरजेंसी में भी फोटो आप छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको मेडिकल इमरजेंसी की तरह आप समझ ही नहीं पा रहे हैं शायद कि किस महान संकट में हम फंसे हुए हैं। और एक ऐसा संकट है जो अगर नहीं रोका गया तो अगले 3-4 महीनों में हमारी पॉपुलेशन के 1 से 2% लोगों को लील सकता है। और एक ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पूरे समाज पर इसका असर देखने को मिलेगा। जी अशोक भाई। प्रशांत जी, क्या एक जो हम इतिहास की कहानियां सुनते रहते हैं, एक मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था पर पता नहीं, और मैं ये जानता हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पर हमने जो साइकिक तानाशाहों की कहानियां सुनी हैं जहाँ जनता को जो है वो मरता हुआ एक साइकोलॉजिकली इल तानाशाह, या जो दरअसल जिसके सर पे भूत सवार है कैसे भी बस हुकूमत पे बने रहने का, वो जनता को मरने के लिए छोड़ देता है, क्या ये उन्हीं कहानियों में से एक बनती दिखाई दे रही है? विद ऑल कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच वी कैन फेस, शुड वी एड्रेस दिस? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत सी टिप्पणियां करते रहे हैं, और जो व्यक्ति एक विदेशी मेहमान के सामने, ओबामा के सामने अपने नाम का लिखा हुआ सूट पहनकर आता है लाखों रुपए का,
तो उसको आप मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति नहीं मान सकते। और ये जिसको आप कहो कि वो आत्म जो किसको कहें कि आत्म प्रेम से जो है वो बिल्कुल प्रभावित है, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, और ये पूरा गिरोह है। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा गिरोह है। और आप देखिए कि भारत के संविधान में, जैसे भी अशोक भाई कह रहे थे, भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है, यानी राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ स्टेट की जिम्मेदारी है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट रात के 11 बजे अर्नब गोस्वामी की बेल की सुनवाई करता है। मर रहे हैं हजारों लोग, शमशान घाट में कूपन बट रहे हैं। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? कहाँ है एम्स के डायरेक्टर जो अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह को रैलियां बंद करनी चाहिए? राहुल गांधी का हमको स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने वॉलंटरली अपने आप से कह दिया, या लेफ्ट पार्टीज ने कहा। दूसरी बात, जो अब आपके सामने जो सेकेंड वेव आई है और इतनी भयानक स्थिति है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान जिसकी पॉलिटिक्स वो कर रहे थे वो अक्षरशः सही हो गई। आपके सामने पूरी दुनिया की केस स्टडी है। कौन सा देश कैसे निकला, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो नीदरलैंड्स हो, इंग्लैंड हो, कौन सा देश कैसे उसने अपने आप को काबू पाया। आपके पास पूरी केस स्टडीज है। तो आप उसका उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों फायदा इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आपको सिर्फ प्रचार करना है। और जनता से, मतलब जो लोग हमारे लोग सुन रहे हैं, आपके दर्शक सुन रहे हैं, और मेरा तो बिल्कुल आग्रह होगा कि तस्वीरें अगर आप देखें तो भैया उन तस्वीरों पे आप कोई ना कोई एक्शन लें, सोशल मीडिया पे लाएं, उसको कंडेम करें, उसको पेन से स्याही पोत दें, कुछ करें, रिजेक्ट करें इसको। ये प्रचार जो मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के तस्वीरें सरकारी कार्यक्रमों में जनता के पैसे से जो काम हो रहे हैं उस पर लग रही है, इसको रिजेक्ट करें। इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये सबसे बड़ा वैक्सीन है। अभी ये एक हफ्ते के अंदर एक ठीक बहुत हो बड़ी जाएगा। महामारी, सही कह रहे प्रशांत भाई, ये भी एक महामारी बन गई। इतने फोटो कभी नहीं बिल्कुल, देखे और थे। ये केवल प्रधानमंत्रियों का नहीं, सारे मुख्यमंत्री नहीं इसी नहीं, में शामिल हैं। सबका अक्रॉस द पॉलिटिकल वो है। वो ब्रीड वहीं से हुआ है। पहले 7 साल पहले ये पॉलिटिक्स नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी। कभी दूरदर्शन के जमाने में देखा था हमने कि राजीव गांधी छाए रहते थे, उसके बाद तो ये बीमारी कम हो गई थी। लेकिन ये जनता को रिजेक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, एक मैं तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा दौर है, बहुत से अपने जानने वाले रोज सुन रहे हैं हम लोग ऐसी बुरी खबरें, और उसमें संयम न खोएं, वैज्ञानिक बने रहें, वैज्ञानिक सोच को बिल्कुल मत छोड़ें। ये व्हाट्सएप पे आने वाली जो खबरें, इस पे बिल्कुल ध्यान न दें। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो क्रेडिबल न्यूज सोर्सेस कह रहे हैं, उस तरफ ध्यान दें, और अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। बाकी जो लोग संक्रमित हो गए वो तो खैर वो मेडिकल इंटेंसिव मेडिकल केयर से ठीक होंगे, लेकिन जो लोग नहीं हुए अफेक्टेड, वो अपना ख्याल रखें। हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो खाने पीने को लेकर या तमाम और सावधानियां को लेकर, वो अपना ख्याल हम लोग रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक सोच भी समाज अपनी बनाए रखे। ये थाली बजाने से, घंटे घड़ियाल बजाने से, और कोई कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाने से नहीं कोरोना जाएगा भाई। लेकिन प्रशांत, मैं इसको एकदम अलग तरीके से देखता हूं कि आपके पास एक ऐसा लीडर है हमारे यहाँ, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको इस तरह से मानने वाले लोग हैं कि वो कहता है थाली बजाओ, और इंजीनियर, डॉक्टर, कैपिटलिस्ट सारे थाली बजाने लगते हैं। वो कहता है दिए जलाओ, सारे लोग दिए जलाने लगते हैं। ये भरोसे की बात मैं कर रहा हूँ। अब इस भरोसे का उपयोग अगर इसलिए कि इस तरह से किया गया होता कि पिछला वेव खत्म होने के बाद ही सही कम से कम लोगों को इस बात के लिए ट्रेन किया गया होता कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, लोगों की मदद, डॉक्टर्स की मदद मांगी गई होती, बाकी की मदद मांगी गई होती, और हॉस्पिटल्स में बेड्स की चेन खड़ी की गई होती।
अगर ऐसी अपीलें की गई होती जो वाकई में कोविड से दूर ले जाने वाली होती तो भी शायद ये लोग सुनते। तो बिल्कुल। जो कंट्री विदाउट मतलब हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि ताली बजाने थाली बजाने के लिए टीवी पे चले आए, लेकिन यहाँ इतने कल लाखों लोग मर गए, अभी तक कोई टीवी पे नहीं आया। कल की चर्चा में मैंने एक बात कही थी और फिर मैं कह रहा हूं कि तमाम जो हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, एम्स के डायरेक्टर से मेरा ये तवक्को है, उनसे ये उम्मीद है कि वो आकर सोशल मीडिया पे कहें कि प्रधानमंत्री को रैली नहीं करनी चाहिए। सर जी उसके बाद वो डायरेक्टर रहेंगे, दिक्कत ये वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें यही कह रहे हैं कि भाई भीड़ मत बनाइए, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकलेगा कि रैली नहीं होनी चाहिए। हम सब समझते हैं कि क्या पंकज भाई उनका काम भी नहीं है कहना। मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा है उसको खुद सोचने वाला मामला होता है भाई, कोई क्या कहेगा उसको। ये स्थिति देखिए, ये स्थिति भाई इसमें हाईएस्ट पोस्ट पे एक जी बताइए, हाईएस्ट पोस्ट पे देखिए ट्रम्प भी बैठा था, लेकिन ट्रम्प को उसके मुंह पे, उसके सामने जो उनका डॉक्टर फॉची थे वो कंडेम करते थे, मेडिकल एक्सपर्ट कंडेम करते थे। ट्रम्प चुनाव भी हार गया उसके बाद, वो तो एक अलग ही स्थिति है वहाँ। हाँ, वहाँ ट्रम्प चुनाव भी हार गए थे। मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति आती है, एम्स के निदेशक का काम नहीं है ये एक बात है, पर अगर ये स्थिति आती है कि ये सोचना भी पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को किसी को समझाना पड़े या कहना पड़े, तो फिर हमारा टाइटल में गड़बड़ क्या है, नेशन विदाउट पीएम। फिर वो पीएम कैसे हैं? मतलब अगर प्रधानमंत्री को बताना पड़े कि आपको ये नहीं करना है जो अभी वो कर रहे हैं। अशोक भाई मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, आप चूंकि लगातार एक्टिव हैं ज़मीन पे, एक बहुत सीधा सवाल है, स्थिति हाथ में कितनी बची है? नहीं बची है। देखो जमीन पे मैं कहूँ, मैं तो घर में बंद हो गई कर रहा हूँ मोबाइल पे और बाकी सब पे। जमीन पे मतलब तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जा रहे हैं लगातार बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि स्थिति हाथ में है। स्थिति ऑलरेडी हाथ से बाहर निकल चुकी है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए, सारे बेड्स फुल हैं, दवा नहीं है, इसको कितनी बार दोहराया जाए। तो स्थिति हाथ से निकल गई है। कम्युनिटी स्प्रेड आप मानिए या ना मानिए, लेकिन पागलों की तरह स्प्रेड हो रहा है। अगर रियल टेस्ट होने लगे तो शायद आज जो डेटा आ रहा है इसका 1.5 गुना 2 गुना भी डेटा आ सकता है। अगर मौत के सही आंकड़े आने लगे तो शायद 10,000 लोग हम रोज खो रहे हैं। तो स्थिति तो हाथ से बाहर निकल चुकी है जी। अब ये है कि उम्मीद तो हर जगह होती है, कहीं से भी आपको एक स्टेप आगे बढ़ के रोकना तो होता है। वो स्टेप कब लिया जाएगा? हमारे ये बात करते करते जब हमने शो शुरू किया था तब से अब तक 13,000 नए मामले आ चुके हैं। तो मतलब ये बमुश्किल 20 मिनट के दरमियान 13,000 नए मामले ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। और पंकज जी, कई लोग कहते हैं कि आप लोग समस्या पे बात करते हैं हमेशा, समाधान भी नहीं करते। समाधान क्या दिखता है आपको इसमें? आप मतलब अशोक भाई जो कह रहे हैं उसके बाद समाधान क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, जो लोग ये कहते हैं वो उनकी बुद्धि पर मुझे शक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो योजना है वो हम नहीं बना सकते। इस देश में जब पिछला वेव तो इस देश में हेल्थ पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए था। कैसे सारे अस्पतालों के साथ, आप कहते हैं 70 साल में जिन अस्पताल बने थे वही आज थोड़ी बहुत राहत दे रहे हैं, तो उन 7 सालों में अगर आप उन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट अनिवार्य रूप से लगा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर आपने बाहर से टीके मंगाने पर प्रतिबंध लगा रखा था लंबे समय तक, अब आप जब हालत खराब हुई तो आप दे रहे हैं। दुनिया में लगातार आप देखिए तो पिछले कई महीनों से इंग्लैंड हो, फ्रांस में तो लगातार लॉकडाउन ही चल रहा था कई महीनों से, कहीं पर भी इस तरह से अपनी पीठ नहीं थपथपाई गई कि हमने जो है कोरोना को साहब हरा दी। हमारे यहाँ मीडिया का मतलब मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन सिर्फ ये बताने के लिए खर्च हुए हैं कि साहब मोदी मंत्र से कोरोना हार गया। आप अखबार उठा के देख लीजिए, टेलीविजन उठा के देख लीजिए, आपको लगातार आपको पिछले कई महीनों से यही सुनाई पड़ेगा कि कैसे मोदी जी ने हरा दिया। बाकी दुनिया सतर्क थी, वो देख रही थी सेकेंड स्ट्रेन क्या है इसका। कई नाम आ गए थे, ब्रिटेन का स्ट्रेन अलग माना जा रहा था, ब्राजील का अलग माना जा रहा था, और हम यहाँ पे खुशियां मना रहे थे। हम यहाँ पे कह रहे थे साहब वाह वाह हमने हरा दिया। और हमारी जो पूरी हेल्थ पॉलिसी थी वो कहां गई? उसने कहा कि भाई बीमा कराओ सबको,
सरकार जो है सबका बीमा करा देगी। अब बीमा क्या, आप कितना भी पैसा लेके खड़े हो जाइए, बीमा इलाज तो नहीं है ना। अगर अस्पताल ही नहीं होंगे, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होंगे, तो आदमी के पास कितना भी पैसा हो वो क्या करेगा? कोई भी रुपए की गड्डी जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प नहीं हो सकती अगर वो नहीं है तो इन्होंने पूरी जो हमारी हेल्थ पॉलिसी थी, जिसको बड़े गर्व से बार बार ये कहते रहे कि गवर्नमेंट के पास मतलब बिजनेस में होना ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है, ये बहुत पुरानी पिटी हुई एक नव उदारवादी जो हम लोग को बात कहते रहे, उसको बहुत तेजी से कहना शुरू किया कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बिजनेस में रहना हमारा काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्पताल में, आप शिक्षा में, आप सुरक्षा में, आप इनसे अपने हाथ खींच लीजिए और आज उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। चूंकि सेहत का मामला लोगों की जान से जुड़ा है और कोविड ने इसको पूरा खोल के रख दिया है कि हम बिल्कुल तैयार ही नहीं हैं। तो असल समस्या जिसको हमने पहले भी कहा और आप ये पूरा हमारा वो है कि इस देश में दरअसल शिखर पर इस समय शून्य है, कम से कम नेतृत्व के लिहाज से एक बड़ा शून्य है। और जिनके हाथ में नेतृत्व है उनको इस देश की कोई न चिंता है न समझ है, और उनकी वैज्ञानिक जो बुद्धि है वो इतनी ही है कि आप देख लीजिए कि उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से तो वायरस खुद ही खत्म हो जाएगा। और वहां रुड़की के जो आईआईटी है उसके साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये पानी से तो गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। यानी बेसिक साइंस की जो बहुत बुनियादी समझ है वो भी इन लोगों के पास नहीं। इस देश में मूर्खता को संगठित होकर सरकार हो जाना एक बात है और उसकी जो कीमत देश दे रहा वो बिल्कुल दूसरी बात है। हुआ यही है कि अब आपके पास से चीजें निकल गई हैं। हमारे पास समाधान यही है कि अब इस पूरी व्यवस्था को आप ध्वस्त करें। अब इस देश के नागरिक इस बात पर सोचे कि नागरिक बतौर उनके अधिकार क्या है। अगर राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, तो फिर उसका कोई मतलब होता है भाई। उसके लिए आपके शहर में अच्छा अस्पताल जिसके साथ मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट हो वो जरूरी है। आप उसके बिना आपका कोई मतलब नहीं है। आप जब वोट देते हैं तो आपको इन चीजों पे सोचना होगा कि जिनको आप वोट दे रहे हैं उनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र को परलोकतंत्र बनाने का पूरा प्रयास मोदी जी या जो आरएसएस की पूरी विचारधारा है उसने किया है। और जाहिर है परलोकतंत्र बनेगा तो लोग स्वर्गवासी होंगे या नरकवासी होंगे, जो भी आप मान लीजिए, कम से कम जीवित नहीं रहेंगे बतौर नागरिक। जी जी असल में एक चीज मैं कहूं कि ये जीत और हार का पूरा जो परसेप्शन है ना, आपको लगा कि कांग्रेस को चुनाव में हरा दिया, 5 साल अब सत्ता में आराम से रहेंगे, तो कोविड को भी हमने एक बार कंट्रोल में कर लिया या वो कंट्रोल में हो गया तो अब हम उससे निश्चिंत हो गए। अब जब अगला आएगा तब देखा जाएगा। जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे। या एक मतलब ईस्टर्न यूपी की और भी खराब कहावत है कि जब दरवाजे पे बारात आई तो समथिंग जो थी वो टॉयलेट के लिए गई। मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ कंडीशन यही है कि जब आएगा तो नी जर्क रिएक्शन करेंगे, और नी जर्क रिएक्शन में बड़ा हिस्सा इस बात का होगा कि कैसे इसके ऊपर पर्दा डाला जाए। शमशान की लाशें हैं, जल रही हैं बहुत ज्यादा, उसका वीडियो बन रहा है तो उस पर कर्टेन डाल दीजिए, आप उसके चारों तरफ चहर दीवारी बना दीजिए। ऐसे ही टेस्ट कम कीजिए, कम रिजल्ट दिखाइए। मीडिया में जो है हिंदू मुसलमान करा दीजिए। पिछली बार तो जमाती मिल गए थे, तो जमातियों के भरोसे जो है कोविड निकल गया पूरा का पूरा। इस बार जमाती मिल नहीं पाए, कुंभ वाले और मिल गए। तो मतलब कंडीशन ये कि परसेप्शन बिल्डिंग को लेके जितना ज्यादा जोर है, स्टेट्समैन जो होते हैं ना, उनको परसेप्शन बिल्डिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है। वो काम करते हैं और परसेप्शन बनता है। यहाँ दिक्कत यह है कि आपको 24 घंटे एक ही चिंता है कि कैसे परसेप्शन बनेगा, तो उसमें कोई ठोस काम कभी हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, घोषणा हुई, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना दूं आपको, कि घोषणा हुई कि रेलवे के जो कोच हैं उनको कोविड का वो बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, फोटो आ गई, कोविड का सब बना था सब कुछ। फिर क्या हुआ, पिछली लहर खत्म हो गई, उनको फिर से कन्वर्ट कर दिया गया रेलवे कोचेज में। आज वो रेलवे कोचेज चल रही है। तो जो लाखों या करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ था उसका आपने कोई उपयोग नहीं किया, वो सिर्फ फोटो आपके काम आया। आईटी सेल ने उसको खूब फैलाया, अखबारों ने और जो उनके गोदी मीडिया के चैनल्स उन्होंने खूब फैलाया, मरीज को कोई लाभ नहीं मिला। फिर घोषणा हो गई है कि 200 बेड्स का बनेगा, फिर घोषणा हो जाती है 500 का बनेगा। अब वो जब घोषणा होती है और आपने मीडिया को ऐसा खरीदा हुआ या मीडिया आपसे इतना मोहब्बत करती है कि मीडिया उस घोषणा को पागलों की तरफ फैला देगी, जनता खुश हो गई कि भाई इतना हो रहा है और क्या कर सकते हैं, और उसके बाद वो कहाँ बना, कैसा बना, इसका हिसाब आपने इसके पहले ही कोई नई घोषणा आ जाती है। तो
एक जो स्टेट्समैनशिप होती है ना, जिसमें जनता के लिए जेन्युइन चिंता हो, सॉरी, वो मामला ही पूरा खत्म हो गया। तो एक बार चूंकि इतनी बात हो गई है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं, कि पिछले 2-3 दिन में उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा। 6 घंटे पहले की अंतिम ट्वीट है नरेंद्र मोदी के वेरीफाइड हैंडल पे, जहां वो कह रहे हैं कि आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड-19 के खिलाफ जंग में जुटे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की तैयारियों के साथ साथ बचाव एवं सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की और एक पीआईबी की प्रेस रिलीज अटैच है लिंक। लेकिन उसके नीचे पिछली ट्वीट, और बहुत एक्टिव रहते हैं पीएम ट्विटर पे, लेकिन 22 घंटे पुरानी ट्वीट है, उसके बाद सीधे 6 घंटे पुरानी। इस बीच में कितने लोग मरे हम सब जानते थे, लगातार लोग मर रहे थे, त्राही मची हुई थी। प्रधानमंत्री की ट्वीट इसके 22 घंटे पहले आई थी, जो साहित्यकार नरेंद्र कोहली के निधन पर दुख प्रकट करते हुए थी। उसकी पिछली ट्वीट कोविड के बारे में थी, उसमें भी वही बात अंग्रेजी में लिखी थी जो आज हिंदी में लिखी हुई है, रिव्यूड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल। लेकिन उसके पीछे 17 अप्रैल को, आप पीछे चलते जाए, बंगाल का एक वीडियो भाषण का मोदी जी ने लगाया है। उसके पीछे लिखते हैं, उसके पिछली ट्वीट है, दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली देना ना शुरू होती ना खत्म होती है, दीदी जितना मुझे कोसना है कोसिए। ये प्रधानमंत्री की भाषा है ट्वीट करते समय। उसके पीछे गाली का शब्द, गाली शब्द उसके पीछे बंगाल की ट्वीट है। उसके पीछे जो है वो एक वरिष्ठ वकील के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। उसके पीछे बंगाल का वीडियो है भाषण का। उसके पीछे बंगाल का वीडियो है। उसके पीछे चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको श्रद्धांजलि देना, एक्टर विवेक को श्रद्धांजलि जिनका देहांत हो गया, अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की, सांकेतिक कुंभ किया जाए, चुनाव हो रहे हैं, भाषण। आप प्रधानमंत्री के ट्विटर पे, जबकि दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको ट्विटर हैंडल पे जाने की नौबत नहीं चाहिए, पर वो निजी तौर पे कितने गंभीर हैं इस चीज को लेके, ये इनका ट्विटर हैंडल देख के आप समझ जाएंगे, जहां पे 90% ट्वीट्स बंगाल चुनाव को लेकर है। कोविड की वो कोई बात नहीं करते, एक बार एक लाइन का दुख नहीं जताया है इस देश के जो आधिकारिक प्रधानमंत्री हैं। हम कह ही रहे हैं नेशन विदाउट पीएम, जो आधिकारिक कागज पर जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने पिछले 3 दिन में जिस तरह से लोग मरे हैं, जिस तरह से संख्या बढ़ी है कोविड पेशेंट्स की, एक बार दुख भी नहीं जताया है, संवेदना भी नहीं जताई है कि ऐसा हो रहा है, हम आपके साथ हैं, हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको संवेदना जताने का मतलब उसको एक्सेप्ट करना है ना, मतलब वो ऐसे डिनायल मोड में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। संवेदना अगर आपने जता दी, इसका मतलब स्थिति वाकई बुरी है, वो कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं? अरे समस्या तो यही है, इसी डिनायल मोड की है। आप तीनों से अंतिम सवाल है, हम शो अपना रैप अप करेंगे, क्योंकि हम कल भी इसी पर, हमारी थीम यही रहने वाली है अगले कुछ दिन तक, अ नेशन विदाउट पीएम। इस पे हर रोज बात करेंगे, जो चीजें होंगी हम इस पे ही बात करने वाले हैं। आप तीनों से एक आखिरी सवाल है, और पहले प्रशांत जी से आपसे शुरू करेंगे कि क्या डिनायल मोड से बाहर आए बिना इस परिस्थिति का सामना संभव है? दूसरा, आप निजी तौर पे, अगर मैं तीनों से अलग अलग पूछूं, तो पहले प्रशांत जी, फिर अशोक भाई और फिर पंकज जी, आप लोग दरअसल इस समय देश को कहां जाते देख रहे हैं? देखिए, मयंक, जैसे अभी अशोक कह रहे थे कुछ देर पहले कि स्थिति जो है कंट्रोल के बाहर है। मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के लिए कि ये भी कंट्रोल के बाहर हैं, इनका कोई इलाज नहीं है अब। ये एक ऐसी मानसिकता और ऐसे ट्रिप में है जहां से इनको आप अपने आप ये वापस नहीं आएंगे। समस्या क्या है कि ये अकेले अपराधी नहीं है, ये पूरे दूसरे लोग भी उतने ही अपराधी हैं। आज मान लीजिए, हालांकि ये संभव नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन मान लीजिए कि बंगाल में चुनाव बड़े अच्छे रिजल्ट बीजेपी के आ गए, तो हमारे ही बीच में से शेखर गुप्ता जैसे बड़े पत्रकार लिखेंगे कि प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था, उन्होंने कोरोना की परवाह ना करते हुए भी रैलियां की, और राहुल गांधी नासमझ पॉलिटिशियन है, उसने रैलियां नहीं की और देख लीजिए नतीजा क्या हुआ।
अब बंगाल में चुनाव बीजेपी जीत गई और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये इस तरीके की जो एनालिसिस है वो तमाम पत्रकारों की आ जाएगी। तो दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने इनको अवतार बना दिया है। दूसरी बात की जो सलूशन की बात है, सलूशन मैं आपको कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे में सलूशन आ जाएगा। सरकार काम करते हुए दिखाई देगी। ये रैलियां वैलियां छोड़ छाड़ के दिल्ली में बैठेंगे और ये ऑनलाइन रहेंगे और काम करेंगे, टैक्स पेयर के पैसे पर काम करेंगे। वो स्थिति कब बनेगी? जब लोग जग जाएंगे। अभी क्या है, कोई पंकज श्रीवास्तव, कोई अशोक कुमार पांडे, कोई प्रशांत टंडन, कोई मयंक सक्सेना, कोई और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, बुद्धिजीवी, पत्रकार अपना फर्ज निभा रहे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। जनता, मैं कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मानते हुए ना फिजिकली करें, ऑनलाइन आंदोलन चालू कर दे जनता, ऑनलाइन, जिसमें कहीं कोई बाहर नहीं निकलना है। 24 घंटे के अंदर ये सरकार जो है काम करते हुए दिखाई देगी, 24 घंटे में। जी अशोक भाई, जी। वही सवाल आपसे भी, आप कहाँ जाते देख रहे हैं परिस्थितियाँ, और क्या डिनायल मोड से बाहर आने से कोई समाधान अब हो सकता है? डिनायल मोड से बाहर आने पर निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। मतलब विज्ञान का कोई भी नियम यही कहेगा कि जब आपको आंकड़ों की सही समझ होगी, जब आंकड़े आपके सामने सही होंगे, तभी तो आप कोई कदम उठा पाएंगे। जब आपको मालूम होगा शादी में कितने लोग आने वाले हैं, तभी तो आप हलवाई से ऐसा खाना बनवा पाएंगे कि शादी में बेइज्जती ना हो। आपको पता ही नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, आपने 500 लोगों का खाना बना लिया और 200 लोग आए तो खाना बचेगा, 200 का बनवा लिया, 500 लोग आए तो खाना जो है कम पड़ेगा। तो अभी तो स्थिति ये है कि जो डिनायल मोड है, जिसकी वजह से डेटा सही नहीं सामने लाया जा रहा है, जिसकी वजह से डेथ्स का डेटा आरटीपीसीआर पे, जिस पे बार बार आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा है, 5-5 दिन में रिजल्ट आ रहा है, इसको स्ट्रीमलाइन अगर किया जाए, एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम हो कि भाई हमारे यहाँ कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, एग्जैक्ट संक्रमण का रेट क्या है, एग्जैक्ट मरने के लोग, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों को दवा की जरूरत है, तो हमें मालूम होगा हमें कितनी रेमडेसिविर चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने बेड्स चाहिए। और वो अगर वहां से ही शुरुआत की जाए एग्जैक्ट डेटा, बजाय इसके कि इतना डेटा आ जाएगा तो बदनामी हो जाएगी, वो डेटा आने दिया जाए। जो महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कर रहा है इस बात को, डेटा क्लियरली आने दे रहा है, तो उसके बाद आप इंतजाम कर पाएंगे। और प्रशांत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक 24 घंटे में अगर टॉप पे जो आदमी है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अगर काम करता हुआ दिख जाए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक मीटिंग कॉल करें और बोले नहीं बहुत हो गया, इसको किसी भी तरह से रोकना है, पूरी मशीनरी को लगा दें, आप ये मान के चलिए 24 घंटे के अंदर चीजें दिखाई देने लगेंगी। हम कोई छोटी मोटी डेमोक्रेसी नहीं है, हम बहुत बड़ा देश है और तमाम दिक्कतों के बावजूद शानदार इकोनॉमी है हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे पास, दुनिया के सबसे शानदार इंजीनियर्स हैं, और आज भी हमारे पास आर्मी है जिसको हम बार बार भूल जा रहे हैं, जिसका उपयोग किया, जिसके पास डॉक्टर्स भी हैं, जिसके पास इमरजेंसी से भिड़ने की ताकत भी है। इन सबका अगर निगोशिएटेड राज्य सरकारों के साथ मिलकर, केंद्र सरकारों के साथ म्यूनिसिपल लेवल पर तक चीजों को कोऑर्डिनेट करके अगर शुरू किया जाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जिन पूंजीपतियों को इतना लाभ मिला है, उनके सिर पे सवाल खड़ा किया जाए उंगली उठा के कि आज हिंदुस्तान संकट में है, तुम 500 करोड़ निकालो, तुम 1000 करोड़ निकालो, तुम इतना निकालो, और चाहिए ये तुमको देना पड़ेगा इस देश में जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए। और दूसरी बात प्रशांत की जो है बिल्कुल सही है कि ये होगा तब जब हार का डर लगेगा। मुझे इतनी लंबी उम्र में, ये जितनी उम्र मेरी हुई है, लंबी नहीं हुई है, मैं क्यों बोलूं, मुझसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जितनी उम्र हुई है उसमें मैं ये जानता हूं कि ये लोग डरते हैं तो सिर्फ हार से। जिस दिन इन्हें लगने लगेगा कि इसकी वजह से हम हार भी सकते हैं, उस दिन ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे जितना भी कर सकते हैं, और वो तभी लगेगा जब जनता प्रेशर बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि अभी भी इनके पास ऐसे भक्त हैं जो सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है। तो मतलब क्या कहा जाए, सीधे कहना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से मेरा इशारा सब लोग समझ रहे हैं कि जब तक जनता का प्रेशर नहीं पड़ेगा, जन दबाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत क्लियर दिमाग में है कि 2-4 लाख लोग मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अब पंकज जी, यही सवाल आपसे हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना चाहता था, 2 नाम मैं लेना चाहता हूँ, नाम लेने से मैं बचता हूँ। 2 नाम मैं लेना चाहता हूँ जिन्होंने रास्ता दिखाया है कि कैसे काम किया जा सकता है। एक तो यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास,
और दूसरे आप पार्टी के जो दिलीप कुमार पांडे विधायक जी। मतलब मैं पब्लिकली, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं पब्लिकली इन दोनों को सल्यूट करता हूँ कि जितना हम्बल तरीके से और जितना पागलों की तरह ये दोनों लोग लगे हुए हैं, कसम से, मतलब अगर दिल्ली के 20 और विधायक और देश भर में 50 एमपी भी ऐसे लगे होते ना, तो शायद संकट आधा हो जाता। बहुत बहुत जान बचाई है लोगों को, बहुत लोगों की मदद बिल्कुल, की। और इतने हम्बल हैं, आप कभी मैसेज कीजिए, कभी फोन कीजिए, और पार्टी लाइन से आगे जाके इन्होंने ये चिंता नहीं की कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पार्टी हमारी पार्टी का सपोर्टर है, कौन नहीं है। जहां से डिमांड आई, जितना संभव हुआ है, और भी लोग लगे हुए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 लोग लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों ने लीड ली। ये सबसे शुरुआत में दिखने वाले लोग थे, बाकी लोग फिर पीछे, इनके पीछे। पंकज जी, वही सवाल आपके लिए भी है। बहुत बात कह चुके हैं प्रशांत और अशोक, तो उसमें बहुत मेरी सहमति है, और जो इन 2 लोगों का नाम लिया वो भी बिल्कुल सही बात है। पर वही है असली चीज की व्यक्तियों की बहुत सीमा है। सवाल सिस्टम और व्यवस्था वगैरह का होता है, ये सिर्फ कुछ लोगों की नियत का नहीं, पूरी सरकार की नियत का मामला है। दिक्कत वो है कि ऐसे समय जब हम ये कह रहे हैं कि मानव जाति के सामने एक पूरा संकट है, तो इस पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर, तमाम पार्टी लाइन और ये सब छोड़कर, मनुष्य और वायरस की इस लड़ाई को देखने वाला नेतृत्व हमें चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो हमारा पूरा आज का टॉपिक है कि इस देश में जो नेता है हमारा, जो प्रधानमंत्री है इस देश के, अभी कल ही आपने पढ़ा होगा कि उद्धव ठाकरे जो सबसे ज्यादा परेशान और दुश्वारियों का सामना करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो फोन करते हैं और उनके फोन पर उनसे बात नहीं होती। प्रधानमंत्री रैली में व्यस्त है, उनसे कहा जाता है कि आपका संदेश भिजवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लिखते लिखते हार गए। अमरिंदर सिंह ने उसमें लिखा है कि हम ऑक्सीजन प्लांट की अनुमति मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिली। वहां पर ममता बनर्जी कह रही है कि हम सरकार के पैसे से वैक्सीन खरीदने की हमें इजाजत दे दी जाए, हम खरीदेंगे। तो यानी जो समय इंडियन स्टेट है पूरा, जिसमें सेंटर और स्टेट को अगर हम जोड़ लें तो एक टीम की तरह काम करना चाहिए था, और प्रधानमंत्री को उसका कैप्टन होना चाहिए था। तभी शायद ये मैच जो वायरस के साथ बड़ा एक मुश्किल मैच है, उसको हम कम नुकसान के साथ, और निश्चित ही हम जीतेंगे। इसके बावजूद हम जीतेंगे, मैं इसमें बिल्कुल इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैं मनुष्य की जिज्ञासा से बड़ा कुछ नहीं मानता। समस्या ये है कि हम इनके वजह से नहीं जीतेंगे, हम इनके बावजूद इस देश नहीं, पंकज भाई की बात मैं जोड़ रहा हूँ कि चूंकि इसकी वजह से नहीं जीतेंगे, इसके बावजूद जीतेंगे, इसलिए कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत बड़ी महंगी है, इंसानी लाश है। अगर इनकी नियत साफ होती और इस देश के सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को एक साथ लेकर और बिना किसी भेदभाव के, और साल भर पहले से जो अवसर मिला इसका इस्तेमाल, आप सोचिए कि अरबों रुपया आया है पीएम केयर फंड में, और वेंटिलेटर्स जो खरीदे गए जिसके बारे में कहा जाता है, उसमें मैक्सिमम रिजेक्ट हो गए। आपने पहले ही दिन कह दिया कि आरटीआई नहीं लगेगी उस पर, आपने पहले ही दिन कानून में लिख दिया कि सीएजी उसका ऑडिट नहीं करेगा। क्यों भाई? प्रधानमंत्री शब्द उस पे लगा हुआ था, पीएम केयर फंड था, उस पैसे को लेकर सही इस्तेमाल हो। उस पीएम केयर की ट्रस्ट डीड आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जरूरत क्या थी? और उसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काट के डाली गई है, इसको याद जरूरत क्या थी जब ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड है? जरूरत क्या थी? मैं वही कह रहा हूं कि नियत नहीं है इस देश में। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री की जो नियत होनी चाहिए थी बतौर प्रधानमंत्री, वो गायब है। वो एक छोटा सा अदना सा एक ऐसे प्रचारक में रिड्यूस है, जिसे किसी तरह से बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में भगवा झंडा लहराना है। उसके लिए कितने लोग मरते हैं इसकी उसे परवाह नहीं, लेकिन फिर भी भारत जीतेगा, कीमत बड़ी होगी और लड़ाई थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अब इस देश की जनता को तय करना है। मैं ये नहीं मानता कि अब कुछ आसानी से बदलने वाला है, अब ये ध्वस्त ही हो रहा है। तो अब नया निर्माण की ही बात आप सोचिए, आप नई नीतियों के बारे में सोचिए और कहिए इस देश के लोगों को कहना होगा कि अगर कोई सरकार आती है तो एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी चीजें हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में आपको आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए जी। और बस एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को कि
सरकार नहीं करेगी, जनता को ही जगना होगा, जनता को विरोध करना होगा। बावजूद इसके कि कोई कुछ कहे, ये बड़े बड़े जो पत्रकार जो टीवी चैनलों बैठे हुए, इनका भी विरोध करना पड़ेगा। अगर आप देश से प्यार करते हैं, अगर आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों के जिंदगियों से प्यार करते हैं, तो आपको खुद आगे बढ़कर विरोध करना होगा। अगर आप अभी भी थाली बजाने के उसमें हैं, तो आप ये सोचिए कि आप इससे भी बड़ी एक समस्या को दावत दे रहे हैं। जी जी, तो बस इसके साथ आज की बातचीत हम यहाँ पे रोकेंगे। जो बात प्रशांत जी ने कही, अशोक जी ने कही और पंकज जी ने कही, उसका सार अगर एक लाइन में हम कहें तो स्थिति फिलहाल जो है वो काबू से बाहर है। इसलिए बाहर है क्योंकि इट्स अ नेशन विदाउट पीएम राइट नाउ। बहुत लिटरल टर्म्स में नहीं, पर दरअसल जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए कल हम फिर इसी विषय पे, नेशन विदाउट पीएम पे ही चर्चा करेंगे, फिर से बात करेंगे नए डेटा के साथ, कुछ और ऐसे डेटा के साथ जो हमने आज इससे बात नहीं की। बाकी मंगलेश डबराल अपनी आखिरी दिनों में लिखी गई कविता में कहते हैं कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहली बार हुए हैं। आप भी सोचिए, बहुत सारी बातें आज कही गई जो सोची जानी चाहिए। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार तो आपका ध्यान नहीं रखेगी। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, आप सुरक्षित रहें और हम सब ऐसे ही सुरक्षित रहें। फिलहाल यही रास्ता है, कुछ और रास्ता नहीं सोचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अशोक जी और पंकज जी आपका जुड़ने के लिए, और जिन्होंने देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है।